गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका जीव विज्ञान की क्लासेस में। देखिए चैप्टर नंबर 35 के हम लोग जो हैं वो बात कर रहे थे। कितने नंबर चैप्टर की? 35 नंबर की। हमने कल वाले वीडियो के अंदर मेंडल के जो वंशागति के नियम थे उनमें हमने प्रभाविता का नियम और दूसरा जो था पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम या युग्मक सूत्रता का नियम, उनकी हमने बात कर ली थी। आज के इस वीडियो में हम तीसरा जो नियम है मेंडल द्वारा दिया गया था, स्वातंत्र अपवहन का नियम, स्वातंत्र अपवहन का नियम, प्रभाविता का नियम हमने पढ़ लिया, पृथक्करण का नियम हमने पढ़ लिया। आज का जो मुख्य टॉपिक रहेगा इस वीडियो का स्वातंत्र अपवहन का नियम, और सबसे इम्पोर्टेंट भी है ये। क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट भी स्वतंत्र अपवहन का नियम है। इंग्लिश में बात करें तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है ना। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, बात करते हैं। देखिए ये जो नियम है ये द्वितीय संकर संकरण पर आधारित है। किस पे आधारित है? द्वितीय संकर संकरण पर आधारित है। डाई हाइब्रिड जो क्रॉस है उस पर ये आधारित है। तो मुख्य बात ये आती है यहाँ पे कि द्वितीय संकर संकरण पर आधारित है तो इसमें दो जोड़ी युग्म विकल्पियों की आवश्यकता होती है। दो जोड़ी युग्म विकल्पी जो हैं उनके बीच में क्रॉस होता है। कितने जोड़ी? दो जोड़ी युग्म विकल्पियों के बीच में क्रॉस होता है, अर्थात उच्च संकरण के प्रयोगों से इस नियम को बताया गया है। बिल्कुल इजी सा नियम है, बिल्कुल इजी सा नियम है ये। देखिए इस नियम के अनुसार मेंडल क्या कहना चाहता है? मेंडल ये कहना चाहता है कि जब हम दो जोड़ी युग्म विकल्पियों का क्रॉस करवाते हैं, क्या करवाते हैं? दो जोड़ी युग्म विकल्पियों का क्रॉस करवाते हैं तो क्रॉस कराने पर F1PD के अंदर सभी पौधे हमें एक समान प्राप्त होते हैं, अर्थात जो अपना प्रभाव दर्शाते हैं, ठीक है, वो हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन जब इन द्वितीय संकर संकरण में हम F2PD प्राप्त करते हैं, कौन सी पीढ़ी प्राप्त करते हैं? F2PD प्राप्त करते हैं, तो होता क्या है कि अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि प्राप्त जो बीज हैं उनको उगाया जाता है और उनमें अगर स्वनिषेचन करवाते हैं हम, F2PD का मतलब क्या होता है? स्वनिषेचन करवाते हैं तो क्या होगा? जो भी पौधे प्राप्त होंगे वो क्या होंगे? एक दूसरे से प्रभावित नहीं होंगे। वो क्या होंगे? एक दूसरे से प्रभावित नहीं होंगे और स्वतंत्र रूप से प्रकट होते हैं या स्वतंत्र रूप से अपनी संतति जो है उसको प्रकट करते हैं। बात फिर से समझने का प्रयास करें कि जब दो जोड़ी युग्म विकल्पियों के बीच में क्रॉस करवा दिया जाता है तो F1PD में सभी पौधे समान प्राप्त होते हैं, लेकिन जब इनका स्वनिषेचन करवाया जाता है तो सभी पौधे जो हैं या सभी संततियां हैं जो वो स्वतंत्र रूप से प्रकट होती हैं, उन पर किसी भी लक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात एक लक्षण की वंशागति का, देखिए ये लाइन समझने की कोशिश करें, एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की जो उपस्थिति है से किसी प्रकार का प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता है। किसी प्रकार का प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता है। मुख्य बात यही है। अतः इस नियम को स्वातंत्र अपवहन का नियम कहा जाता है। अतः इस नियम को कौन सा नियम कहा जाता है? स्वातंत्र अपवहन का नियम।
क्योंकि F2PD के अंदर सभी लक्षण समतत्व रूप से प्रकट होते हैं। सो दिस लॉ हम क्या बोलेंगे, इस नियम को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोला जाता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके है। इस नियम के अगर हम बात करें तो युग्म विकल्पी के प्रत्येक युग्म के सदस्य न केवल अलग होते हैं बल्कि विभिन्न लक्षणों के युग्म विकल्पी एक दूसरे के प्रति समतत्तर होकर अपना व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अर्थात जब एक से अधिक विपर्यासी लक्षणों के जीन एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने जो समतत्व रूप से लक्षणों को है वो ले जाते हैं। मेंडल ने, मैं आपको बता देता हूँ, मेंडल ने ये प्रयोग समझाने के लिए, द्विसंकर संकरण प्रयोग समझाने के लिए जो मटर का पौधा था, उद्यान मटर, उसके 2 विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था। कितने लक्षणों का? 2 विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था। 2 विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था। पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। एक तो बीज का आकार और एक बीज का रंग। बीज का आकार और बीज का रंग। प्रभावी होता है गोल और अप्रभावी होता है झुर्रीदार। ठीक है, बीज का रंग होता है, प्रभावी होता है पीला और अप्रभावी होता है हरा। तो मेंडल ने गोल पीला और गोल झुर्रीदार के बीच क्रॉस करवाया। अर्थात हम कह सकते हैं गोल पीला को हम बड़े आर बड़ी वाई से लिखते हैं और झुर्रीदार हरा को छोटे आर और छोटी वाई से लिखते हैं। इनके बीच मेंडल ने क्रॉस करवाया और F1PD के अंदर सभी पौधे इन्होंने एक आर बड़ा, एक छोटा, एक बड़ी वाई, एक छोटी वाई, अर्थात सभी अशुद्ध गोल पीले प्राप्त हुए थे। इनको क्या प्राप्त हुए थे? अशुद्ध गोल पीले पौधे जो हैं वो प्राप्त हुए थे। कैसे पौधे प्राप्त हुए? अशुद्ध गोल पीले पौधे इनको प्राप्त हुए। बाद में इन्होंने क्या किया, इस अशुद्ध गोल पीला जो F1 में प्राप्त हुआ है, इनका इन्होंने स्वनिषेचन करवाया। क्या करवाया? स्वनिषेचन। अर्थात इस अशुद्ध गोल पीले को अशुद्ध गोल पीले के साथ क्रॉस करवाया तो F2PD के अंदर जो हमने पीछे चेकर बोर्ड बनाया है वो प्राप्त होता है, जिसमें टोटल 16 पौधे प्राप्त होते हैं। टोटल कितने पौधे प्राप्त होते हैं? 16 पौधे प्राप्त होते हैं, जिनमें से लक्षण प्रारूप की अगर बात करें तो लक्षण प्रारूप के 4 पादप प्राप्त होते हैं। अर्थात 4 पौधे प्राप्त होते हैं। लक्षण प्रारूप के कितने पौधे प्राप्त होते हैं? 4 पौधे प्राप्त होते हैं। देखिए 4 पौधों में बात करें तो कौन कौन से 4 पौधे हैं वो प्राप्त होते हैं। एक होता है गोल पीला, अनुपात गोल हरा, अनुपात झुर्रीदार पीला, अनुपात झुर्रीदार हरा, ये पौधे प्राप्त होते हैं, जिसमें से 9 जो हैं वो गोल पीले, 3 गोल हरे और 3 झुर्रीदार पीले और एक होता है हरा झुर्रीदार हरा। तो 9 और 3 12, 3 15, 1 16, ये होता है लक्षण प्रारूप। ये क्या होता है? लक्षण प्रारूप प्राप्त होता है। और अगर हम जीन प्रारूप या जीनोटाइप की बात करते हैं, किसमें? समतंत्र अपवहन नियम या द्विसंकर संकरण के अंदर, तो उसमें इन्हें 9 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। कितने प्रकार के पौधे? 9 प्रकार के पादप जो हैं वो प्राप्त होते हैं या बीज प्राप्त होते हैं, जिनके अंदर जो है उनका जो जीन प्रारूप है वो रहता है 12, 24, 12, 12, 1, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पौधे प्राप्त होते हैं क्रम से 1:2, 2:2, 1:2, 4, 1:1, प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, ये था समतंत्र अपवहन का नियम। किसका नियम था? समतंत्र अपवहन का नियम था, जिसकी हमने बात की। तीनों नियमों की बात हमने इस जो पीछे वाला वीडियो था और आज का वीडियो है उसके अंदर कर ली, जिसमें ये समतंत्र अपवहन का नियम आपके सबसे महत्वपूर्ण है। समतंत्र अपवहन का नियम क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है। इसको आप ज़्यादा थोड़ा इसका थोड़ा क्या आप ध्यान रखें। इसके बाद अगर हम बात करें मेंडल के नियमों का महत्व,
अगला टॉपिक हमारा रहेगा मेंडल के नियमों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ, इम्पोर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ। ठीक है, महत्व की बात करते हैं तो देखिए महत्वों के अंदर क्या होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ मेंडल के जो नियम थे, अगर हम बात करें 1866 के बाद उपेक्षित रहे थे। 1866 से लेकर 34 वर्षों तक उपेक्षित रहे थे। कितने वर्षों तक? 34 वर्षों तक उपेक्षित रहे थे। अर्थात सन 1900 में 3 वैज्ञानिक थे और वो तीनों वैज्ञानिक अलग अलग क्षेत्र में मेंडल के नियमों की उन्होंने पुनर्खोज की थी। मेंडल के नियमों की क्या की थी? पुनर्खोज की थी, जिनमें अगर हम बात करें हॉलैंड के वैज्ञानिक जो थे वो थे हुगो डी वरीज, और अगर बात करें जर्मनी के तो जर्मनी के कार्ल कोरेंस, कौन थे? कार्ल कोरेंस। और लास्ट में इन्हीं के देश के ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे एरिक वॉन शेरमेक, जिन्होंने मेंडल के नियमों की क्या की थी? पुनर्खोज की थी, रीडिस्कवरी की थी। इसलिए इन तीनों वैज्ञानिकों को मेंडल के नियम के पुनर्खोजकर्ता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुनर्खोजकर्ता भी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये तीनों नियम कंप्लीट हो गए हैं। कल हम मेंडल की सफलता के कारण पढ़ेंगे और आगे की बात करेंगे।